મોદી રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર સંબોધન કર્યું। તેઓએ કહ્યું, સ્વતંત્ર ભારત અને સંસદીય સફરના ઇતિહાસમાં ઘણા દાયકાઓ પછી આવું બન્યું છે કે જનતાએ સરકારને આદેશ આપ્યો હોય। સતત ત્રીજી વખત એવું બન્યું છે કે 10 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહીને સરકાર પરત આવી છે। કેટલાક લોકોએ જાણી જોઈને આ નિર્ણયને કાળો નિર્ણય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। સંબોધનમાં આગળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, દેશની જનતા દ્વારા અમને ત્રીજી વખત આપવામાં આવેલી આ તક વિકસિત ભારત અને આત્મનિર્ભર ભારતને સાકાર કરવાની છે। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं। રાજ્યસભામાં સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આગળ કહ્યું, આ ચૂંટણીમાં આ દેશના લોકોની બુદ્ધિમત્તા પર અમને ગર્વ છે। તેઓએ પ્રદર્શનને પ્રાથમિકતા આપી અને તેઓએ છેતરપિંડીનું રાજકારણ નકારી કાઢ્યું અને વિશ્વાસની રાજનીતિ પર વિજયની મોહર लगावी। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगाई। રાજ્યસભામાં બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, આગામી 5 વર્ષ મૂળભૂત સુવિધાઓની સંતૃપ્તિ સુનિશ્ચિત કરવા અને ગરીબી સામેની લડાઈ માટેના છે। આગામી 5 વર્ષમાં આ દેશ ગરીબી સામે વિજયી બનશે। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ભારતે મહિલાઓના નેતૃત્વમાં વિકાસની દિશામાં નિર્ણાયક પગલાં ભર્યા છે અને આજે આપણે તેના પરિણામો જોઈ રહ્યા છે।
અમે મહિલાના સ્વાસ્થ્ય, સ્વચ્છતા અને સુખાકારીના ક્ષેત્રમાં પણ કામ કર્યું છે. आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं. दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है. ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. મહિલાઓના અત્યાચારો ઉપર વિપક્ષનું પસંદગીયુક્ત વલણ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે અને જે ઘટના સંદેશ ખાલીમાં બની તેના ઉપર વાત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, વરિષ્ઠ વિપક્ષ નેતાઓએ આ ઘટના ઉપર એક શબ્દ પણ કહ્યો નથી. और जो घटना संदेश खाली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है. इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है. और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है. और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકસભા ચૂંટણી 2024ને લઈને કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કર્યો. તેઓએ કહ્યું, આ ચૂંટણીના પરિણામોથી માત્ર મૂડી બજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો નથી, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં આનંદનો માહોલ છે અને આની વચ્ચે કોંગ્રેસના લોકો પણ ખુશ છે. હું કારણ સમજી શકતો નથી. आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है. तो मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है. मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है. क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આગળ સંબોધનમાં કહ્યું, વિપક્ષ બેવડા ધોરણો ધરાવતા લોકો છે. હું દેશને વારંવાર બેવડા માપદંડોની યાદ અપાવવા માંગુ છું. દિલ્હીમાં તેઓ તપાસ એજન્સી સામે સ્ટેજ અને સ્તરના આરોપો શેર કરે છે અને ભ્રષ્ટાચારીઓને બચાવવા માટે રેલી કરે છે. आदरणीय सभापति जी, ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है, और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है. ये लोग दिल्ली में
एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तौबा करते हैं और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं, शहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર રાજ્યસભામાં ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, કોંગ્રેસ હવે ભ્રષ્ટાચારી બચાવો આંદોલન ચલાવવાનું શરૂ કર્યું છે। જ્યારે ભ્રષ્ટાચારીઓને જેલમાં મોકલવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ હંગામો કરે છે। लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो। आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। સંબોધનમાં આગળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, મારા માટે ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈ એ ચૂંટણીમાં જીત કે હારનું માપદંડ નથી। હું ચૂંટણી જીતવા કે હારવા માટે ભ્રષ્ટાચાર સામે નથી લડી રહ્યો। આ મારું મિશન છે। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवी के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं। और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था।
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હું ખચકાટ વિના કહેવા માંગુ છું કે મેં એજન્સીને ભ્રષ્ટાચાર અને ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કડક પગલાં લેવા માટે છૂટ આપેલી છે. मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है. सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी. हाँ, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है. और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આગળ કહ્યું, રાષ્ટ્રપતિએ તેમના સંબોધનમાં પેપર લીકને એક મુખ્ય મુદ્દો ગણાવ્યો હતો. મને આશા હતી કે તમામ પક્ષો પક્ષની રાજનીતિથી ઉપર ઉઠીને તે વિશે બોલશે, પરંતુ કમનસીબે તેઓએ આવા સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને પણ બલિદાન આપી દીધું. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है. मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મણિપુર હિંસાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, મણિપુરમાં 11,000 થી વધુ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે, તો 500 થી વધુ લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. એ વાત સ્વીકારવી પડશે કે મણિપુરમાં હિંસાની ઘટનામાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है. मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है. 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं. आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है. इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है. आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંબોધન દરમિયાન વિપક્ષી સભ્યોએ રાજ્યસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું, જ્યારે અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરે વોકઆઉટની નિંદા કરતા કહ્યું, આનાથી દેશના 140 કરોડ લોકોને નુકસાન થશે. આજે તેઓએ ગૃહ નથી છોડ્યું, મર્યાદા છોડી દીધી છે. આ અમારું કે તમારું અપમાન નથી, આ ગૃહનું અપમાન છે. તેઓ મને પીઠ દેખાડીને નથી ગયા, પણ ભારતના બંધારણને પીઠ બતાવી છે. હું ખૂબ જ દુઃખી છું. ભારતના બંધારણનું આટલું મોટું અપમાન, આટલી મોટી મજાક, મને આશા છે કે તેઓ આત્મમંથન કરશે.